Hello students, I hope you all are well today. Today in this class we will discuss about the multiple activity chart or the man machine chart. As you are seeing over the sheet on the screen, a man machine chart is a chart which is used or draw or plot to trace the activities or operations done by the man or the worker or the operator and the machine. In order to identify the work time and the idle time of the man and the machine, as it is highly undesirable in a corporate or in a company that there any resource, either machine, either manpower, should remain idle. It is highly undesirable. So in order to trace the or track the idle time, this multiple activity chart is used. ठीक है, तो ये मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट इसलिए रहता है कि कंपनी में जो मैन और मशीन इन दो रिसोर्सेज का टोटल यूटिलाइज्ड टाइम को कैलकुलेट किया जाए, ये देखा जाए कि कहीं कोई एक्टिविटी एक्स्ट्रा तो नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है, या कहीं किसी एक्टिविटी के दौरान, किसी ऑपरेशन के दौरान हमारा मैन पावर या मशीन टूल में से कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्स जो है आइडल कंडीशन में हो। ये चीज़ आइडेंटिफाई की जाती है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट के द्वारा। ठीक है, अब इस चार्ट में हम लोग रिकॉर्ड क्या करते हैं कि हम एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करते हैं जब एक व्यक्ति मल्टी मशीन्स पर काम कर रहा हो या काफ़ी सारे लोग एक ही जॉब को जो है कर रहे हों। तो ऐसे इस दौरान, ऐसे समय में इन सभी चीज़ों की, सभी लोगों की, सभी मशीन्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है और एनालाइज करते हैं कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टाइम अगर है जो कि वेस्टेड है, ठीक है, मीन्स अगर किसी तरीके का वेस्टेज टाइम है अवेलेबल ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो हमको उसको रिमूव करना, ये इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। अब जो हमारा मैन और मशीन्स होते हैं, इनके बीच में जो वर्क होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इक्वली डिवाइडेड रहता है कि भाई वो तो 8-8 घंटे दोनों को एक शिफ्ट में काम करना ही है या जो भी है। ठीक है, फिर जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं वर्किंग और आइडल कंडीशन के, वो ये हैं कि अगर रेक्टेंगल के अंदर हैश लाइन है, मींस वर्किंग, वो मशीन या वो ह्यूमन रिसोर्स वो वर्किंग में है, और अगर रेक्टेंगल के अंदर हैश लाइन्स नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ह्यूमन रिसोर्स या मशीन टूल है वो हमारा आइडल कंडीशन में है, इतने समय के लिए, कितने से कितने समय तक, किस एक्टिविटी के दौरान। ठीक है, ये सब फाइंड आउट करना होता है और इन्हीं चीज़ों को रिमूव या रिड्यूस करना होता है। आइडल टाइम को तो पूरी तरीके से रिड्यूस करना है। अब मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट है वो मैन मशीन के लिए बनता है, मैन मल्टी मशीन्स के लिए बन सकता है, एक आदमी लेकिन एक से ज़्यादा मशीन्स पर वो वर्क कर रहा हो। मल्टी मैन चार्ट होता है, एक काम होगा बट मल्टी मैन जो है उसको एंगेज होंगे करने के लिए, या मल्टी मैन मशीन चार्ट होगा। ठीक है, तो ये टाइप हैं चार्ट के। अब मल्टी एक्टिविटी चार्ट के जो पर्पस रहते हैं वो वही है कि आइडल टाइम को डिटेक्ट करना है मशीन का या वर्कर का। ठीक है, जो वर्कर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑप्टिमाइज तरीके से हो, प्रॉपरली यूज़ हो जाए, हमारे रिसोर्सेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। एक ग्रुप में कितने लोग काम करेंगे, इसके डिसीजन मेकिंग मल्टी मशीन चार्ट बनाकर ही होती है। वर्क टीम को बैलेंस करने के लिए इस चार्ट का यूज़ होता है। ठीक है,
एक्टिविटीज़ ऑपरेशंस को एग्जामिन करने के लिए होता है कि कहीं किसी तरीके की कोई स्टेप या स्टेज ऐसी तो नहीं है जिसकी ज़रूरत ही ना हो, एक्स्ट्रा लेबर लग रही है, एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, मशीन हमारी एक्स्ट्रा चल रही है, एक्स्ट्रा टाइम के लिए चल रही है, तो ये सब चीज़ें निकाली जाती हैं। कुल मिला के ये इकोनॉमिकल जो है अगर वे हमको कोई निकालना होता है कि हम किस तरीके से और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर दें अपनी प्रोसेस को, उसके लिए हम लोग मैन मशीन चार्ट यूज़ कर लेते हैं। ये एक छोटा सा मैन मशीन चार्ट की जो है शीट आपको दिखाई गई है। फिर एक और चार्ट हमारा आता है माइक्रो मोशन स्टडी के लिए। इस चार्ट को हम यूज़ करते हैं सीमो चार्ट, ठीक है। तो इसका नाम है साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट। इस चार्ट में हम वर्कर्स की जो माइक्रो एक्टिविटीज़ हैं बॉडी पार्ट्स की, हम वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है ये, और वर्कर्स की इफ़ेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ती है। बताया जाता है उनको कि कहाँ पर आप जो है गलत तरीके से मूव किए, कहाँ पर आपने गलत एक्टिविटी को परफॉर्म किया, ठीक है ना। कई सारी चीज़ें इसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि ये कितने छोटे से फ्रैक्शन को भी रिकॉर्ड कर सकता है। 1 विंग दैट इज़ 1/2000 मिनट्स। ये भी एक सीमो चार्ट का एग्जाम्पल हमको दे रखा है। फिर हमारा आता है क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस होती है या ऑनगोइंग ऑपरेशन होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चनायर्स क्रिएट करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी मशीन टूल का यूज़ क्यों हुआ, इसी ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ पर क्यों एम्प्लॉय किया गया, दूसरे को भी कर सकते थे। इस प्रोसेस को तो हम या इस मटेरियल की मशीनिंग तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन ऐसे होता क्या है कि कुछ ना कुछ हमको रिप्लाई मिलते हैं, और कभी कभी हमको इस तरीके के रिप्लाईज भी मिलते हैं, इस तरीके के रिस्पॉन्सेज भी हमको मिलते हैं कि हम एक नया और बेटर कोई मेथड, कोई ऑपरेशन डेवलप कर सकते हैं, और फिर उस मेथड को एडप्ट करके अपनी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चनायर टेक्निक रहती है, इससे क्या होता है कि इससे कई तरीके की जो इन्फॉर्मेशन, मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनकी भी रिकवरी हो जाती है क्वेश्चनाइज करने से। जैसे आप लोग पढ़ते हो आपस में, आपने एक टॉपिक एक ने स्टूडेंट ने पढ़ा, दूसरे टॉपिक में दूसरे स्टूडेंट ने दूसरा टॉपिक पढ़ा। जब आप एक दूसरे को पढ़ाओगे और एक दूसरे से क्वेश्चन आयर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ये चीज़ तो मैंने सोचा ही नहीं, इसको भी पढ़ना चाहिए, तो शायद मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छा क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन आयर टेक्निक क्रिटिकल एग्जामिनेशन में जो है यूज़ होती है। ये जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, ये क्रिटिकल एग्ज़ाम मेथड ही होता है कि जो आपने 6 महीने पढ़ा है, अब उसमें से क्वेश्चन आयर्स होंगे, ठीक है। अब ये जो क्रिटिकल क्वेश्चन आयर्स होते हैं आपके एग्जामिनेशन के दौरान, ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी क्वेश्चन, दूसरा सेकेंडरी क्वेश्चन। तो प्राइमरी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जो प्रोसेस चल रही है, जो ऑपरेशंस इस समय चल रहे हैं, जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, तो उनकी ज़रूरत क्या है, उन प्रोसेस को कैरी करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। फिर सेकेंडरी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढते हैं कि क्या किसी काम को करने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है, क्या है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर होते हैं तो फिर ये सिलेक्ट किया जाता है कि जैसा काम चल रहा था और जैसा सजेस्ट किया गया है ऑल्टरनेटिव मेथड में, तो इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो जो भी बेस्ट होता है उसको एडप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो ये है कि पर्पस क्या है, प्लेस
कहाँ है, सीक्वेंस क्या होगी ऑपरेशंस की, प्रोसेस की, कौन पर्सन करेगा और किस माध्यम के द्वारा ये प्रोसेस या ये ऑपरेशन होगा। तो ये कॉमन जनरल क्वेश्चंस हैं। दीज आर द सेकेंडरी क्वेश्चंस कि पर्पस, व्हाट इज़ डन, व्हाई इज़ इट डन, व्हाट एल्स माइट बी डन, व्हाट शुड बी डन, where is it done, why is it done there, where else might it is done, where should it be done। ये सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मीन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये ओवरऑल समराइज़ कर दिया है जो पर्पस, प्लेस, सीक्वेंस, पर्सन और मीनिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, टाइप हैं, ये उन्हीं सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को टैबुलेट करके हमको दे दिया है। ये डेवलपमेंट एंड सिलेक्शंस ऑफ इम्प्रूव्ड मेथड हैं। तो इसमें होता क्या है, जब इम्प्रूव्ड मेथड आएगा कोई तो उसके अंदर जो अननेसेसरी ऑपरेशंस है, एक्टिविटीज़ है, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कई सारे ऑपरेशंस हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको कंबाइन कर दिया जाएगा। ऑपरेशन की जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर दिया जाएगा और जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी ऑपरेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। स्टेप्स क्या रहती हैं कि पहले तो जो अल्टरनेट मेथड्स होते हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है, टेक्नोलॉजिकली और इको फ्रेंडली है या नहीं इस रिस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेट किया जाता है, देन फाइनली सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये तरीका होता है। सीमो चार्ट के बाद में फिर हम पढ़ेंगे साइक्लोग्राफ। साइक्लोग्राफ क्या होता है कि ये एक तरीका है जिससे हम बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को ट्रेस कर सकते हैं किसी वर्कर के। तो इस दौरान हम क्या करते हैं कि जिस पार्ट का, बॉडी पार्ट का हमको मूवमेंट को ट्रैक करना है, ट्रेस करना है, हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ करते हैं और आसपास सराउंडिंग में काफ़ी डार्कनेस कर देते हैं और उसके बाद में मतलब काफ़ी डार्क कर देते हैं और फिर क्या करते हैं कि ऑपरेशन के दौरान जो भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट है वो स्टिल फोटोग्राफी के द्वारा ट्रैक किया जाता है। फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं अलग अलग टाइम स्टैंड पर या कॉन्टीन्यूस जो है फ़ोटोग्राफ लिए जाते हैं और फिर उनको एक साथ जोड़कर देखा जाता है कि क्या मूवमेंट रहा, किस मूवमेंट को हम एलिमिनेट कर सकते थे, कौन सा ज़रूरी मूवमेंट नहीं है, कौन सा मूवमेंट एक्स्ट्रा है। ठीक है, कैसे हम अपनी एक्टिविटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो साइक्लोग्राफ इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फिर आता है हमारा क्रोनोसाइक्लोग्राफ। ये भी साइक्लोग्राफ की तरह ही है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड होता है जिस वजह से बल्ब की फ्लैशिंग होती है। तो फ्लैशिंग में क्या होता है कि ये कंटिन्यूस रिकॉर्ड करता है कैमरा हमारा किसी बॉडी पार्ट के मूवमेंट को। सेम चीज़ है क्रोनोग्राफ जैसी। ठीक है, और फिर हम वही देखते हैं कि कहाँ पर हमको कुछ एलिमिनेशन की रिक्वायरमेंट है या कुछ एडिशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सारी प्रोसेस को हम लोग एनालाइज करते हैं फॉर बेटर और इंक्रीज्ड और इम्प्रूव्ड इन्हांस्ड प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारे पास में डेवलपिंग की। हमने जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा कि हमने ये तो एग्जामिन कर लिया कि हमारा ऑपरेशन क्या चल रहा है, क्या क्या एक्टिविटी या क्या क्या मूवमेंट्स उसके अंदर हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हमने देखा। लेकिन इसके बाद में फिर हमको एक नया फ्रेमवर्क और जो है डेवलप करना होता है फॉर इम्प्रूव्ड और इन्हांस्ड प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो जिस जगह पर जो भी कमी है उस कमी को पूरा करते हुए हम एक नई मेथडोलॉजी को डेवलप करते हैं। फिर उस मेथडोलॉजी को हम इंस्टॉल करते हैं, उस प्लान को हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में फिर हम कंट्रोलिंग एंड मेंटेनेंस करते हैं। फिर मेंटेन करते रहेंगे जो भी प्लान हम लोग या जो भी प्रोसेस हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर उसको हम मेंटेन करेंगे। उसके रिज़ल्ट्स जो आएंगे वो प्रीवियस मेथड से हम लोग एक बार कंपेयर करेंगे। साथ ही साथ हम जो हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं, जो हम चाहते हैं किसी प्रोसेस के रिज़ल्ट्स दिए आएँ, हम उन स्टैंडर्ड रिज़ल्ट से भी अपने
नई मेथडोलॉजी का कंपेयर करते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि नया जो मेथड हमने इम्प्लीमेंट किया है ये कितना एफिशिएंट है, इसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या प्रीवियस मेथड पर ही स्विच करना है। तो ये आज के लेक्चर में था ओवरऑल। नेक्स्ट में हम लोग जो है मोशन स्टडी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप, वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। माता पिता की सेवा करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। थैंक यू।